अपने बच्चे तो आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है प्रदूषण। तो काफ़ी ध्यान दीजिएगा प्रदूषण पे। प्रदूषण किसी को नहीं फैलाना चाहिए, तो पढ़ते हैं कौन कौन सा प्रदूषण होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद इसको नहीं फैलाएंगे। ठीक है, तो आज पढ़ने के बाद कोई नहीं फैलाएगा प्रदूषण। ठीक है, तो प्रदूषण तो पता है आपको क्या है? वायु, जल या भूमि के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में होने वाले ऐसे अनचाहे परिवर्तन जो मनुष्य एवं अन्य जीवधारियों, उनकी जीवन परिस्थितियों, औद्योगिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए हानिकारक है। क्या है? हानिकारक है, यानी कि फायदेमंद नहीं है, जो सबको क्षति पहुंचा रहा है, सबको, जीवधारियों को भी, जीव मनुष्य को भी। ठीक है, सारे को क्या कर रहा है? हानि पहुंचा रहा है, तो उसी को क्या बोलेंगे? प्रदूषण बोलेंगे। वही सारे क्या प्रदूषण कहलाते हैं। प्रदूषण का क्या होता है? कितने प्रकार का होता है? तो याद रखना, पहला आता है वायु प्रदूषण, दूसरा आता है जल प्रदूषण, तीसरा आता है ध्वनि प्रदूषण, चौथा आता है मृदा प्रदूषण और पांचवा है नाभिकीय प्रदूषण। कुल मिलाकर 5 है। जनरली हम लोग 3 जानते हैं, लेकिन 5 आपसे पढ़िएगा: वायु, जल, ध्वनि, मृदा और नाभिकीय। फर्स्ट पढ़ेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है। तो वायु प्रदूषण वही होगा जो क्या होकर है? वायु की गुणवत्ता को खत्म कर दे, नष्ट कर दे। वायु में बहुत सारे जहरीले गैस भर जाते, उसको क्या बोलेंगे? वायु परिवर्तन बोलेंगे, प्रदूषण बोलेंगे। इसमें लिखा हो क्या? पीएम के बारे में जानते हो? पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं, यहाँ पे लिखा हो। पीएम का मतलब होता है, ये वायु प्रदूषण के संदर्भ में पीएम का इस्तेमाल करते हैं। जब वायु प्रदूषण तो उसमें एक टर्म आता है पीएम। पीएम का मतलब होता है पार्टिकुलेट मैटर, यानी कि कणीय पदार्थ कितना है, यानी कि कंकड़ कितना है, मतलब कणीय पदार्थ कितना है हवा में। अगर ज़्यादा तो क्या होगा? हमारे सांस लेने के लिए क्या होगा? हानिकारक होगा, वो हमारे लिए सही चीज़ नहीं है। तो वही होता है, पीएम का वैल्यू काफ़ी कम होना चाहिए, यानी कि पार्टिकुलेट मैटर कितना है किसी भी हवा में। दूसरा एक टर्म आता है एसपीएम। एसपीएम इसका मतलब क्या होता है? सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर, ये भी एक तरह क्या है? वही पार्टिकुलेट मैटर है। इसको बोलते हैं निलंबित कणीय पदार्थ। ये भी क्या है? दोनों चीज़ अगर ज़्यादा है तो समझिए कि हवा बहुत ख़राब है, पीएम और एसपीएम। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि वायु प्रमुख वायु प्रदूषक कौन कौन है, यानी कि कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो कि वायु को प्रदूषित करते हैं। तो पहला तो आपको सबको पता होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जनरली क्या करते हैं कि गाड़ी की गैस के धुएं से निकलता है, जो गाड़ी का धुआं आता है उससे निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सा क्या है? बहुत जहरीला गैस है ये। नेक्स्ट पढ़ेंगे सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये ही कराता है, रेन कराता है, एसिड रेन कराता है, इसी कारण होता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड हो गया, हाइड्रोजन फ्लोराइड यानी कि HF हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया यानी कि NO, और ये हो गया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड बोल सकते हैं, NO2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ेंगे अमोनिया के बारे में। हाइड्रोकार्बन हो गया, अमोनिया हो गया, NH3, तंबाकू का धुआं हो गया, फ्लोराइड्स हो गए, धूल एवं धुएं के कण हो गए, एरोसॉल्स हो गए, सारे के सारे क्या है? वायु प्रदूषक हैं। तो फिर से पढ़ लेंगे CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड्स, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड्स, H2S यानी कि हाइड्रोजन सल्फाइड्स, HF यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, और NO और NO2 यानी कि नाइट्रोजन ऑक्साइड या नाइट्रस ऑक्साइड्स। नेक्स्ट पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स, और यहाँ पे अमोनिया NH3 क्या है? अमोनिया हो गया, तंबाकू का धुआं हो गया, फ्लोराइड्स हो गया, धूल हो गया, धुएं का कण हो गया, और एरोसोल से सारे क्या है? वायु प्रदूषक। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ एस्बेस्टॉस, धूल फेफड़े को, याद रखना कौन सा धूल? एस्बेस्टॉस धूल फेफड़ा को। ठीक है, सीसा उदर को यानी कि लीवर को, सीसा क्या करेगा? उदर को, और पारा जो है रक्त धाराओं को, एवं कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है? मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, फर्स्ट आपको याद रखना एस्बेस्टॉस धूल जो क्या होता है, क्या करता है? फेफड़ा को एकदम इफेक्ट करेगा, फेफड़ा को खराब कर देगा। सिगरेट वगैरह नहीं पीजिएगा, इसमें होता है एस्बेस्टॉस धूल। ठीक है, नेक्स्ट याद रखेंगे सीसा क्या करेगा? सीसा जो गाड़ी के जो धुआं होता है उसमें सीसा पाया जाता है, तो ये क्या करता है? उधर यानी कि लीवर को खराब करेगा। पारा, पारा जो क्या करता है? रक्त धाराओं को चेंज करता है, यानी कि रोक भी सकता है, या उसको क्या कोई रक्त धाराओं में क्या कर देगा? वो परिवर्तन कर देगा, तो वो अच्छा चीज़ नहीं है। पारा ब्लड में नहीं मिलना चाहिए किसी तरह से, तो ये भी बहुत खराब चीज़ है। कार्बन मोनोऑक्साइड्स हो गया, ये क्या करता है? मस्तिष्क डायरेक्ट दिमाग को प्रभावित करेगा, आप पागल होना शुरू हो जाएंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण। ठीक है, तो ध्यान देना, इस पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ लिखा हो सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, और वातावरण क्या लिखा? वातावरणीय जल के साथ क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 बनाता है, यह सल्फ्यूरस अम्ल बनाता है, यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड्स और सल्फ्यूरस एसिड बनाता है। ठीक है, तथा नाइट्रिक एसिड बनाता है। SO2, SO3 और NO तीनों के बारे में बोल रहा है कि जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? सल्फ्यूरिक एसिड्स, सल्फ्यूरस एसिड्स और नाइट्रिक एसिड बनाता है। और यही कारण है क्या जी का? वर्षा जल के साथ अम्ल पृथ्वी पर आते हैं, और यही क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा कहलाता है। ये सारे हवा में पानी से मिलकर क्या बनाता है? अम्ल बनाने लगेगा, और वही जब रेन पड़ेगा तो क्या होगा? ज़मीन पे आएगा, उसी कारण क्या होगा? अम्ल वर्षा होगा। तो अम्ल वर्षा का कारण कौन कौन सा हो गया? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ये 3 रीज़न है सर क्या जी? अम्ल वर्षा का। तो काफ़ी ध्यान देना है, इसलिए वायु प्रदूषण नहीं करना है। अम्ल वर्षा भी इसी कारण होता है। अब नेक्स्ट कुछ लिखा हुआ है, कुछ जगह के नाम है जो आपको काफ़ी ज़रूरी है, को याद होना चाहिए, दम कंठा से जोर लीजिएगा। ठीक है,
पर्यावरण संस्थान है जैसे कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण सेंट्रल है, सोच लो केंद्रीय यानी कि सेंट्रल, तो सेंट्रल कहाँ, नई दिल्ली होना चाहिए, तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण जो होगा ये भी कहाँ होगा, न्यू दिल्ली में होगा, यानी कि नई दिल्ली में होगा। केंद्रीय जहाँ भी लगा रहे समझ लो कि न्यू दिल्ली में। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण न्यू दिल्ली। नेक्स्ट है जेबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान, हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा। जेबी पंत हिमालय पर्यावरण विकास संस्थान कहाँ है, तो अल्मोड़ा में है। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय वन अनुसंधान शिक्षण परिषद कहाँ है, देहरादून में। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ है, तो देहरादून। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, ये दोनों क्या, भारतीय ध्यान रखो, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ, देहरादून, और भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है, तो भोपाल के अंदर है। नेक्स्ट पढ़ेंगे वन से दो चीज़ें, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, वृक्ष प्रजनन है यहाँ पे देखो, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है, तो कोयम्बटूर में है, कोयम्बटूर, ठीक है। और वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, तो रांची में है, रांची यानी कि झारखंड। वन उत्पादकता केंद्र कहाँ, रांची में। नेक्स्ट पढ़ेंगे राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ है, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान यह है फरीदाबाद में। नेक्स्ट पढ़ेंगे भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण, भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण कहाँ है, तो कोलकाता में। और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है, तो ये भी कहाँ है, कोलकाता में। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण और भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण यानी कि दोनों सर्वेक्षण कर रहा है, तो यार अपना दोनों सर्वेक्षण कहाँ करेगा, कोलकाता के अंदर करेगा। तो एक बार फिर से रिवीजन करता हूँ, क्विक रिवीजन ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड न्यू दिल्ली, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण न्यू दिल्ली, जेबी पंत हिमालय पर्यावरण और एवं विकास संस्थान अल्मोड़ा, भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद कहाँ, देहरादून में, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में, वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है, तो रांची में, राष्ट्रीय विज्ञान औद्योगिकी संस्थान कहाँ है, तो फरीदाबाद में, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ है, तो यह कोलकाता में, भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण कहाँ है, तो ये भी है कहाँ, कोलकाता के अंदर ही है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि लिखा होगा 3 दिसंबर 1984 को भोपाल की यूनियन कार्बन फैक्ट्री में, कौन सा फैक्ट्री था, याद रखना है, जो भोपाल त्रासदी गैस पढ़ते हैं, कौन सा फैक्ट्री था, यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था, जो क्या बनाता था, उर्वरक बनाता था यानी कि खाद बनाता था। इसमें क्या होता है, मिथाइल आइसोसाइनेट, इस बार पूछा जाएगा कौन सा गैस लीक हुआ था, तो मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था, जिसके कारण क्या बहुत सारे लोग मारे गए थे। 3 दिसंबर 1984 को हुआ था, याद रखना। 1984 को कहाँ हुआ था, भोपाल के अंदर मिथाइल आइसोसाइनेट लीक हुआ था, मिथाइल आइसोसाइनेट यानी कि MIC, याद रखना है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं जल प्रदूषण के बारे में, यानी कि वाटर पॉल्यूशन। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल की मात्रा का केवल 2.5 से लेकर 3% ही जल है, सोच लो, ओनली 2.5 से लेकर 3%, टोटल जल का हम इतना परसेंट ही क्या शुद्ध है, बाकी सारा इम्प्योर है जिसको हम पी नहीं सकते हैं। 2.5 से लेकर ओनली 3%, पूरी पृथ्वी का 2.5 से लेकर 3% जल है वो स्वच्छ है, ध्यान देना, इसलिए जल को बचाना है। नेक्स्ट पढ़ेंगे जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या है, कौन कौन से रीजन है जिसके कारण जल प्रदूषण, पहला आता है कार्बोनेट के कारण होगा, क्लोराइड के कारण होगा, सोडियम और बाइकार्बोनेट्स के कारण होते हैं, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम के सल्फेट के कारण होता है, अमोनिया के कारण होता है, कार्बन मोनोक्साइड के कारण होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होते हैं, तथा औद्योगिक अवशिष्ट के जल में घुल जाने से होता है। समुद्र क्या लिखा, समुद्र जलीय प्रदूषण सल्फर युक्त भारी धातुओं, हाइड्रोकार्बन, पेट्रोलियम पदार्थों के जल में घुलने से होता है। जैसे क्या आप पेट्रोलियम निकालते हो ना समुद्र से, तो वो भी लीकेज हो जाता है, तो उससे भी क्या होगा, जल प्रदूषण होगा। तो फिर से पढ़ लेते हैं कौन कौन सी रीजन है, कारण क्या है, पहला याद रखें, कार्बोनेट्स, क्लोराइड्स, सोडियम और बाइकार्बोनेट्स, मैग्नीशियम एवं पोटेशियम के सल्फेट, अमोनिया, कार्बन मोनोक्साइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड्स, जो औद्योगिक अवशिष्ट हो गया जो जल में घुलेगा उसके कारण, जो समुद्र का जल हो किसके कारण होगा, सल्फर युक्त जितने भी भार धातु जिसमें अंदर क्या हो सल्फर पाया जाएगा वो मिलता है तो उसके कारण होगा, हाइड्रोकार्बन के कारण होंगे, पेट्रोलियम पदार्थ के जल में घुलने से होगा। ये सारे रीजन क्या है जल प्रदूषण के। नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑयल क्या लिखा हुआ, सिपल्स, ये क्या है, ऑयल सिपल्स होता क्या है, इसमें लिखा जलीय सतह पर फैले तेल को ऑयल सिपल्स कहते हैं। जब पेट्रोलियम निकालते हैं, माना कि लीकेज हो गया तो सब तेल कहाँ फैलना शुरू हो जाएगा, क्या होगा, जल की सतह पर फैलना शुरू हो जाएगा, उसी को बोलेंगे क्या, ऑयल सिपल बोलते हैं, ऑयल सिपल्स। ओके, नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, पारा युक्त जल पीने से क्या कौन सा बीमारी होगा, याद रखना। पारा युक्त अगर जल पीते हैं जिसमें ऐसा जल जिसके अंदर क्या पारा काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धरती से निकाला उसके अंदर पारा मारा गया है, तो उससे क्या होगा, मिनी माता रोग होगा, जिसको चेचक बोला जाता है, मिनी माता रोग काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा अगर पारा आपके जल में है तो, ध्यान दीजिएगा, इसलिए जल को अच्छे से पीना है। एस्बेस्टस से क्या होता है, ये इसमें लिखा हुआ है एस्बेस्टेसिस नामक जानलेवा रोग होता है। एस्बेस्टस के रेशा युक्त जल के सेवन करने से, एस्बेस्टस अगर आपके जल में है तो उससे कौन सा बीमारी होगा, उससे बीमारी जो होगा उसका नाम है एस्बेस्टोसिस, एस्बेस्टोसिस, याद रखना, एस्बेस्टस से बनेगा एस्बेस्टोसिस, इसी से रिलेटेड नाम है बीमारी का, ठीक है। तो एस्बेस्टस युक्त जल भी नहीं पीना, दोनों चीज़ पारा और एस्बेस्टस नहीं होना चाहिए, पारा रहेगा तो नहीं आता, इसे रहेगा तो पता ही है आपको। नेक्स्ट पढ़ेंगे नदियों में जल प्रदूषण का माप जो किया था ऑक्सीजन की घुली मात्रा, देखो
अब जल प्रदूषण कितना है किसी भी नदी में कैसे पता करेंगे, तो उसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकालते हैं कि जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है, तो उसका माप कैसे होगा, ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा कैसे होता है, अगर कम है तो मान लो कि क्या बहुत ज़्यादा प्रदूषित है वो। नेक्स्ट पढ़ते हैं जैसा थर्ड जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण, काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। ध्वनि यानी कि साउंड पॉल्यूशन, जनरली यही तीनों पढ़ते हैं, क्या क्या, जल हम लोग पढ़ चुके हैं, जल प्रदूषण पढ़ लिया, वायु प्रदूषण पढ़ लिया, और यहाँ पे पढ़ रहे हैं लास्ट जिसका नाम है ध्वनि प्रदूषण। ध्यान दीजिएगा, साउंड प्रदूषण में क्या लिखा हुआ है, वातावरण में जो चारों तरफ क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा शोरगुल होता है, उसके कारण ध्वनि प्रदूषण होगा। वातावरण चारों ओर फैली अनिश्चित यानी कि बिना इच्छा से अपना आ गया, अवांछित ध्वनि को क्या बोलेंगे, ध्वनि प्रदूषण बोलेंगे। हमको चाहते तो नहीं कि सुनना, लेकिन फिर भी है तो उसको बोलेंगे ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, सबको पता है, ऊंची आवाज़ें होंगी, शोर होगा, बहुत सारा हो सकता है, साउंड स्पीकर है, गाड़ी घोड़ा है, सारे बहुत सारे रीजन हो गया, ठीक है। नंबर 4 में आते हैं जिसका नाम है मृदा प्रदूषण, जिसको बोलते हैं सॉइल पॉल्यूशन, है कि मिट्टी यहाँ आजकल शुद्ध नहीं मिल रहा है, शहरों में जाएगा तो आपको मिट्टी शुद्ध नहीं मिलेगा, मृदा प्रदूषण हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या फसल फिर से ठीक से नहीं लगेगा, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, मिट्टी आपसे कुछ समय बाद और नहीं मिलेगा अच्छा मिट्टी, तो इसलिए कचरा नहीं फैलाना है। मिट्टी मृदा प्रदूषण का रीजन क्या है, कचरा फैलाना, तो कचरा नहीं फैलाइएगा। इसमें क्या लिखा हुआ, भूमि का विकृति रूप से मृदा का प्रदूषण कराता है, यानी कि भूमि विकृति आ गया, यानी कि उसमें कोई खराबी आ गया, जैसे बोले मृदा प्रदूषण। इसका रीजन कौन कौन से, पहला है अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा होगा तो भी क्या होता है, उर्वरता खत्म हो जाता है, और अम्लीय वर्षा का रीजन क्या है, वायु प्रदूषण, इसलिए वायु प्रदूषण नहीं कीजिएगा तो क्या होगा, मृदा भी बच के रहेगा, अगर वायु प्रदूषण कीजिएगा तो मृदा भी गया, सोच लीजिए, 1 से 2 घाटा है। खानों से प्राप्त जल, जो खान से जो जल निकलता है वो मिट्टी में बह जाता है ऐसे ही, तो उससे भी दिक्कत होता है, तो वो भी नहीं कीजिए, कर खानों में जो पानी है उसको खेत या मिट्टी में नहीं बहाना चाहिए। उर्वरकों तथा कीटनाशक रसायन का अत्यधिक प्रयोग करना, अगर आप खेत में इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हैं तो ये एक ऐसा समय आएगा कि मिट्टी की उर्वरता खत्म हो जाएगा, बिना खाद का कुछ होगा ही नहीं, तो वही हो गया, उर्वरक कीटनाशक रसायन का उपयोग करना और अत्यधिक प्रयोग करना। ओके, कूड़ा करकट का इस्तेमाल हो गया, कूड़ा करकट बहुत ज़्यादा, ये शहरों के लिए काफ़ी खतरनाक है, कूड़ा करकट हो गया, औद्योगिक अवशिष्ट हो गया, खुले खेतों में मल विसर्जन आदि जो होता है मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, ये हो गया मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत, ठीक है। 5वां पढ़ेंगे जिसका नाम है नाभिकीय यानी कि न्यूक्लियर, जो कि हाल फिलहाल में है, न्यू है, मॉडर्न है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और आने वाले समय में ये पोल्यूशन कुछ ज़्यादा ही होगा, ठीक है। नाम है न्यूक्लियर पोल्यूशन, इसमें क्या होता है, यह प्रदूषण रेडियो एक्टिव किरणों से उत्पन्न होता है, जैसे कोई चीज़ कचरा जो होता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकला, जो यूज होने के बाद जो कचरा निकला और उसको बाहर खुला में से छोड़ दिए, तो रेडियो एक्टिव होता है, उससे जो काफ़ी ज़्यादा रेडिएशन होगा, उससे लोग मारे जाएंगे, उससे कैंसर होना शुरू हो जाएगा। इसलिए क्या होता है, जो प्रदूषण निकलता है, जो कचरा निकलता है न्यूक्लियर पावर प्लांट से, उसको क्या मिट्टी के अंदर दबाया जाता है, काफ़ी अंदर, या समुद्र के अंदर उसका डाला जाता है, काफ़ी अंदर उसको दबाया जाता है। इसलिए याद रखना है, ये नाभिकीय प्रदूषण के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसका मेन रीजन वही है, रेडिएक्टिव प्रदूषण, ठीक है। इसमें पढ़ते हैं पॉइंट क्या कि क्या निम्न स्रोत हो सकते हैं, लिखा हुआ चिकित्सा में उपयोग होने वाली किरण से प्राप्त प्रदूषण, चिकित्सा में जैसे एक्सरे वगैरह होता है उससे भी रेडिएशन वगैरह होता है, तो चिकित्सा में उपयोग होने वाली बहुत सारी ऐसे किरण है, उससे होता है न्यूक्लियर पॉल्यूशन। परमाणु भट्टी में प्रयुक्त होने वाले ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण, ये काफ़ी सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि परमाणु भट्टी वहाँ से जो ईंधन निकलता है यूज होने के बाद उससे सबसे ज़्यादा फैलता है। नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग करने से उत्पन्न, जैसे कि नाभिकीय, जैसे कोई क्या न्यूक्लियर पावर प्लांट गिरा, सॉरी न्यूक्लियर बम कहीं पर गिरा दिया, तो रेडिएशन हमेशा होते रहेगा, बहुत सालों तक चलते रहेगा, तो उसका रीज़न ये भी है। जैसे अभी हो रहा है यूक्रेन रशिया में जो लड़ाई हो रहा है, तो उसमें अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट जो न्यूक्लियर बम अगर विस्फोट होता है तो क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन हो जाएगा। तो नाभिकीय शस्त्रों का उपयोग से प्रदूषण। नेक्स्ट है परमाणु बिजली घरों में निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों से उत्पन्न, जो परमाणु बिजली घर हैं, यानी कि जहाँ से बिजली उत्पन्न किया जाता है परमाणु से, सॉरी किससे, क्या बोलते हैं, नहीं क्या बोलते हैं, परमाणु का इस्तेमाल ही करते हैं, क्या बड़े बड़े एलिमेंट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं, जैसे यूरेनियम वगैरह हो गया, प्लूटोनियम वगैरह, उसका इस्तेमाल करते हैं, टूटता है तो उसी से क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स निकलते हैं, तो वहाँ उससे भी होता है। नंबर 4 ये है। 5वां में याद रखना, किसी कारणों को शोध कार्य के प्रयुक्त रेडियोधर्मी पदार्थ, जैसे एक्सपेरिमेंट वगैरह भी करते हैं तो क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। 6 नंबर बोलता है सूर्य के बराबर ही निकले, ये देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर काफ़ी ज़्यादा अगर आप वायु प्रदूषण करोगे तो उससे क्या होगा, जो ओजोन लेयर हो वो डिस्टर्ब होगा, अगर ओजोन लेयर डिस्टर्ब होगा तो उससे क्या होगा, जो हमारा खत्म होगा तो क्या होगा, डायरेक्ट हमारा रेडियो एक्टिव पदार्थ सॉरी पराबैंगनी किरण क्या होगा, सीधे सीधे हमारे शरीर पर पड़ना शुरू होगा, और उससे भी हो सकता है रेडिएशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो सूर्य के पराबैंगनी किरणों से उत्पन्न प्रदूषण को क्या बोलते हैं, ये भी किस में आएगा, न्यूक्लियर पॉल्यूशन के अंदर आएगा। तो इसलिए क्या करना, वायु पॉल्यूशन तो करना ही नहीं है, सब उसी से कनेक्टेड है, ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है कि अमेरिका में जो 28 मार्च 1979 यानी कि 1979 में जो हुआ था, 3 माइकल आयरलैंड रिएक्टर में भीषण दुर्घटना हुआ था। रिएक्टर का नाम क्या है, 3 माइकल आइलैंड रिएक्टर, 3 माइल आइलैंड रिएक्टर की जो दुर्घटना सबसे भीषण है आज तक की। और फिर लिखा हुआ है कि 26 अप्रैल 1986 में जो यूक्रेन के चरणों से एक रिएक्टर में जो घटी थी, रिएक्टर की छत पर लग गई थी। देखो पहला जो हुआ था कहाँ हुआ था, पहली बार जो हुआ था अमेरिका के में हुआ था 28 मार्च, ये हुआ था 1979 में हुआ था। कौन से, तो 3 माइल आयरलैंड रिएक्टर क्या हुआ था, उसमें दुर्घटना हो गया था, लीकेज हो गया था, ब्लास्ट कर गया था।
और उसके बाद फिर चेरनोबिल में हुआ था, जो रसिया में, सॉरी यूक्रेन में है, जो रसिया यूक्रेन वार में काफ़ी ज़्यादा चर्चित रहा है। तो ये 26 अप्रैल 1986 में हुआ था चेरनोबिल की घटना। वहाँ भी क्या हुआ था, लीकेज हो गया था, ब्लास्ट हो गया था। तो ये क्या हुआ, यूक्रेन में। तो ये दो सबसे बड़ा आज तक का क्या है, न्यूक्लियर क्या बोलते हैं, पॉल्यूशन का रीज़न है। यह सबसे बड़ा ब्लास्ट हुआ, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, ये हमारा प्रदूषण खत्म हो गया 7 नंबर चैप्टर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।